हेलो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं रितेश श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का दूसरा चैप्टर, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लॉज ऑफ फोर्सेस, यानी कि बलों के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। एक छोटा सा बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी आता है इस पर, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर को हम लोग, चूँकि ये लंबा चैप्टर है इसलिए हम लोग कुछ पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इस चैप्टर का पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि फोर्स। ठीक है, अब फोर्स में सिर्फ फोर्स की डेफिनेशन तक ये सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग का एक पूरा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बेटा जो तुमको पूरे फोर्स के टॉपिक में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो पहला उसका डेफिनेशन पढ़ना है आपको। यहाँ पे देखिए ये लिखे हुए हैं टॉपिक्स, डेफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो कहेंगे उसके बाद पढ़ना है कि मेजरमेंट कैसे होता है फोर्स का एसआई यूनिट में। ठीक, इसके बाद ऐसा फोर्स को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। इसके बाद आता है कि फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यानी कि उनके अभिलक्षण क्या क्या हैं। और इसके बाद आएगा इफेक्ट्स, यानी प्रभाव क्या होते हैं बलों के। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को, यानी इफेक्ट्स तक के पोर्शन को जो है हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करेंगे, और अगले लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। ठीक, यानी ये पूरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा वीडियो तो तुम बोर हो जाओगे, भाग जाओगे, देखोगे ही नहीं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको एक काम यहाँ पे करना होगा कि आप क्या करिए, एक पेन और कॉपी लेके बैठें। ठीक, और जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे चीज़ों को नोट करें। डेफिनेटली जो है अगर आप थोड़ा सा अटेंशन लेके इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से आ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्लियर है? ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब हम लोग बात करेंगे कि फोर्स किसे कहते हैं, तो फोर्स की यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है कि बल की। तो क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे कि कोई भी ऐसी क्रिया, यानी कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी क्रिया जो जिससे, यानी कि हम कोई भी ऐसा क्रिया करें जिससे हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम किसी स्थिर वस्तु को, या जो वस्तु ऑलरेडी गति कर रही हुई है, यानी कि ऑलरेडी वो मोशन में है, उस वस्तु पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और वो बल हम किस लिए लगा रहे हैं, उसका एक पर्पज है, हम उसकी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं। ठीक, यानी वो जिस भी पोजीशन में है उसमें हम क्या चाहते हैं, जब परिवर्तन चाहते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं बेटा, बल लगाते हैं। ठीक, उस स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जो हम बल लगाते हैं, तो उस बल से कोई जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो ही जाए। इसीलिए लिखा हुआ है कि क्या कहेंगे कि कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी स्थिर, यानी रेस्ट की पोजीशन में कोई वस्तु हो, या समान गति से, यूनिफॉर्म मोशन से कोई वस्तु चले। जैसे आप अपनी बाइक मान लीजिए चला रहे हो, ठीक है, और आप जो है 40 या 60 जो भी आपकी स्पीड होगी, वॉटएवर, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं कि एक्सीलेटर का यूज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके का आप क्या कर रहे हैं, इंजन को बल दे रहे हैं कि वो और तेजी से गति करे, और आपका जो टायर है वो क्या करे, और तेजी से शेफ्ट रोटेट करे, टायर और तेजी से क्या करे, बाइक जो है, व्हीकल जो है आपकी तेजी से चले। इसके लिए आपने क्या किया, एक्सेलरेट कर दिया। ये जो एक्सेलरेट करते हो बेटा तुम, इससे क्या हो रहा है, तो कहे कि समान गति से चलती हुई वस्तु में तुम क्या चाहते हो कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाए। अगर कहीं पे तुमको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है या स्पीड कम करने की ज़रूरत है, तो तुम वहाँ पे क्या किए कि ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाए तो स्पीड कम हो गई। यानी तुमने क्या किया, तुम्हारा पर्पज यहाँ पे दोनों ही केस में क्या था, स्थिति में परिवर्तन लाना। यानी जो 40 की स्पीड से गाड़ी ऐसे तुम्हारी चल रही थी, 40 से एकदम से कॉन्स्टेंट, तुम या तो उसको एक्सेलरेट करोगे तो 40 से 50, 60, 70, ठीक, जो कि तुम करते होगे। और इसी तरीके से अगर 40 चल रहा और 70 तक पहुंच गए, अब पता चला 70 पे तुमको दिख रहा है कि सामने से किसी की बकरी आ रही है, अब क्या करें, ब्रेक लगाओगे ना। तो तुम ब्रेक लगाए, जैसे तुम ब्रेक लगाए क्या हुआ, तुरंत वो जो है 70 से क्या हो जाएगा, 70 से आएगा 60, 50, 40, 30, ठीक, तब तक बकरी पास कर गई, तुम 30 तक आए, फिर तुम फिर से एक्सेलरेट कर दोगे। ये जो कंडीशन है, यानी क्या कर रहे हो, स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हो। ठीक, अगर उसके बाद भी तुमको लगा कि नहीं अब तो काम नहीं चल रहा, ब्रेक लगा दोगे पूरा, तो यानी वस्तु पूरी तरीके से रुक जाए। ये हो गया जब वस्तु एक समान गति से चलती रहे। ठीक, इसी तरह से मान लो जो है दिवाली की सफाई होनी है तुम्हारे घर में, दिवाली की छुट्टियाँ हुई हैं,
अब जो है देखो बेटा, दिवाली की छुट्टी हो गई तो दिवाली की छुट्टी जो है तुमको एक दिन पहले वाली इसीलिए मिलती है कि तुम घर वालों का काम जो है वो कर सको, यानी घर में सफाई करवा सको। ठीक, तो तुमको करना क्या होगा, तो तुम क्या करोगे वहाँ पे, तो तुम्हारा काम लगेगा ये सफाई करना है घर में। ठीक, अब जो है बड़ी बड़े भारे भारे जो बक्से वक्से हैं ये सब तुमको ढकेलने उकेलने काम रहेगा। अब तुम क्या करोगे, फिर तुम वहाँ पे बल लगाओगे, किस वाले वस्तु पे, स्थिर वाली वस्तु पे बल लगाए हो, बल लगा रहे हो। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमसे वो भरा हुआ बक्सा या मान लो दीवान जिसमें पूरे सामान भरे हुए हैं और तुमसे एक बार में हिल ही जाए, लेकिन तुम बल लगा रहे हो। ठीक, यानी तुम्हारे बल लगाने का जो कारण है वो पर्पज हमेशा क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन लाने का होता है। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा साइंटिफिक उस पे डेफिनेशन पे। जब हम लोग को फोर्स कहेंगे, हम लोग बल कहेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एफ से। ठीक, और क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसलिए क्या होगा, तो कहेंगे बल एक सदिश राशि है, इसलिए ये निश्चित हो गया कि बल कितना लग रहा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और बल किस दिशा में लग रहा है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, तभी वह एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं बल में क्या कहेंगे। तो कहेंगे जब कोई क्या हो रहा है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वह क्या होगा, तो कहेंगे लगाए गए बल के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, या कहें प्रोपोर्शनल होती है, अनुपातिक होती है, ये कंडीशन निकल के आएगा। अब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही बेटा तुम देखो एक रस्म होता है, रस्म ये होता है कि कहीं पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देख लो तो समझ लो इसको अब हटा के यहाँ पे इक्वल लगाया जाएगा। ठीक, तो प्रोपोर्शनैलिटी के जो रस्म है पुराने, जो साइंटिस्टों के द्वारा अच्छा न्यूटन के ज़माने से चले आ रहे हैं, वहाँ वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम लोग कहें F इज इक्वल टू, ठीक, और प्रोपोर्शनैलिटी जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक, जैसे रिश्तेदारी में तुम जाते हो तो बिना पैसा लिए जो है वापस नहीं आते हो, वैसे ही जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, इक्वल लगेगा, तो बिना जो है कोई कांस्टेंट लगाए नहीं लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे आया के, ये हो गया डेल्टा P बाई डेल्टा टी। ठीक, P क्या है, डेल्टा P क्या है, तो कहेंगे P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, संवेग को। संवेग क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। संवेग क्या होता है, तो कहेंगे संवेग जो होता है, संवेग को हम लोग मोमेंटम कहते हैं बेटा, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये जो कंडीशन आएगी, यहाँ से अगर आपसे कहा जाए डेल्टा P, यानी ये क्या है, तो कहेंगे ये है संवेग परिवर्तन। क्या बेटा, संवेग परिवर्तन। अपने भी बोलते रहिए धीरे धीरे ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहेगा। संवेग परिवर्तन यानी इसको कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। ठीक, ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये क्या होगा, देखो बेटा मास तो यहाँ पे चेंज होगा नहीं, तो चेंज किसके चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो कहेंगे वेलोसिटी के चेंज होने से हो रहा है। तो कहे ये हो गया m डेल्टा v, यानी अगर पहले वेलोसिटी मान लो u थी, बाद में v हो गई, तो कहेंगे इसमें जो परिवर्तन आया वो क्या, ये क्या, वेग परिवर्तन है। डेल्टा v क्या है, यहाँ पे वेग परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन क्या होगा, तो कहेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी अंतिम में जो वेग था माइनस प्रारंभिक वेग, ये होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। एक चीज़ और जान लो कि वायु में k इज इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से यही फार्मूला तुम्हारा F इज इक्वल टू डेल्टा P बटा डेल्टा T हो जाएगा। अब इसी डेल्टा P बाई डेल्टा T को हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से बेटा। F इज इक्वल टू डेल्टा P के जगह पे क्या हम m डेल्टा V रख सकते हैं, तुम कहोगे हाँ सर रख सकते हैं, आप लिखे हैं तो सही ही लिखे होंगे, ऐसा विचार मत बनाओ, ऐसा होता है। ठीक है, अब आ जाओ, इसी के जगह पे तुम ये भी लिख सकते हो, तो कहे कि डेल्टा P के जगह पे ये रख दिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद, ये जो कंडीशन है इसको तुम यहाँ पे देखो, तुम ऐसे भी लिखे हो। अब ये क्या कह रहा है, तो कहे इस कंडीशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो देखो यहाँ से ध्यान से देखना जो बता रहे हैं, ये क्या है, तो कहे डेल्टा V है वेग परिवर्तन। डेल्टा V क्या है, वेग परिवर्तन है। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक, डेल्टा T क्या है बेटा, समय अंतराल है। क्या है,
समय अंतराल है। जैसे ही अपॉन में लिखे तो ये जो पूरा टर्म है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, अब ये हो गया वेग परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया बेटा। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या कहें वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, पढ़े हो ना? तो कहे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जो तुम पहले पढ़ते चले आ रहे हो। तो जब त्वरण कहते हैं तो त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटू ए से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? तो कहे यही होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा ए। ये ए क्या है? ये है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है, ठीक है। पढ़ते चले आ रहे हो। तो इसी के जगह पर यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की जगह पर ए रख सकते हैं अब, और यहीं से आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। द्वितीय नियम के अनुसार ये हमेशा याद रहता है तुमको, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए आता ऐसे है। यहाँ से शुरू करेंगे, यानी क्या है फिर से देख लो। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, रस्म अदायगी। रिश्तेदारी में गए हो, बुआ के घर गए बिना पैसा लिए वापस नहीं आना है, मामा के घर गए बिना पैसा लिए वापस नहीं आना है, होता है ना? तो वही सेम चीज़ यहाँ पे। तो क्या किए? प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल लगाए, और इक्वल लगाने के बाद ये हो गया वो पैसा जो लिए बिना तुम आओगे नहीं, ये कांस्टेंट, ठीक। कांस्टेंट यहाँ पे लगता है के, नियतांक बोलते हैं हिंदी में। अब हो गया F इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब संवेग। देखो संवेग क्या होता है? संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। अब संवेग क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अब वहाँ से आएंगे, देखो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, ये क्या है? संवेग परिवर्तन या कहें चेंज इन मोमेंटम। अब जरा सा बेटा सोचना, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी होगा ना? क्यों होगा? इसलिए अब तुम सोच रहे हो कि एम में क्यों नहीं डेल्टा वी लिख रहे हैं, क्यों डेल्टा एम नहीं लिख रहे हैं? अगर ये सवाल आ रहा है तो याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी इतनी कम है कि मास चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इतनी कम है कि मास चेंज नहीं होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे मास कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या हो जाएगा? तो कहे कि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है बेटा, वो हमेशा क्या हो रहा है? वेग के परिवर्तन के चलते हो रहा है। यहाँ से ये आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या किया? तो कहे इस वाले को, फार्मूले को क्या किए? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, के इज इक्वल टू 1 होता है किसके लिए? वायु के लिए, ठीक है, इन एयर, ठीक। अब यहाँ से आए, जब मीडियम एयर होगा तब ऐसा होता है। फिर कहे F इज इक्वल टू एम, और अब क्या हो जाएगा? तो कहे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एम डेल्टा वी बाई डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, यानी ये क्या है? तो कहे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो है वो वेग परिवर्तन की दर है, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ए, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन या कहें त्वरण कहते हैं। और यहाँ से क्या हो गया? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की जगह पर हम लोगों ने ए रख दिया, हो गया F इज इक्वल टू एम, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह पे ए, तो हो गया F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब जरा से आ जाओ, हम लोग अगर बात करें इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। यूनिट की बात करें तो देखना बेटा, यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो जरा सा सोचना कैसे निकालेंगे, क्या होता है? देखो m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, ठीक। इसी तरह से a क्या है? त्वरण। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहाँ से ये निकल के आएगा बेटा क्या? तो कहेंगे न्यूटन। न्यूटन जब लिखना ना बेटा पूरा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि चचा साइंटिस्ट का नाम है, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है। और इनका योगदान जो है वो साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा है। तो जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा जाता है तो सम्मान स्वरूप जो है, जब उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल N में उसका सिंबल देंगे, और जब फुल नेम लिखेंगे तो स्मॉल n में लिखते हैं। ये नियम होता है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन, ठीक। फिर आएंगे इसका MKS यूनिट क्या होता है?
MKS यूनिट क्या होता है, कभी कभी एक नंबर में ये सब पूछ लेता है, इसलिए ध्यान देना। MKS यूनिट बेटा होता है किलोग्राम फोर्स, ठीक। इसी को हम लोग जो है ये भी कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक। फिर आते हैं CGS यूनिट क्या होता है, तो CGS यूनिट जो होता है बेटा वो क्या होता है, तो कहेंगे CGS यूनिट इसका होता है डाइन, ठीक है। डाइन स्मॉल में हमेशा डी लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, ये या है या, ठीक। और क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इसका रिलेशन भी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक। आइए, ये आपका हो गया यहाँ पे डेफिनीशन, मेजरमेंट, रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया कि इसको किससे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, सदिश राशि होती है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे रोकेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट अगले लेक्चर में, और उसके बाद फिर टॉपिक लाएंगे। ओके, देखो बेटा इतना पोर्शन जो है आप पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करने के बाद इसके जस्ट बाद अगला जो टॉपिक होगा उसको भी आप जो है पढ़ लीजिएगा तुरंत। कैसे पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद मैं जो है अगला वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। तुम इस पूरे वीडियो को देखने के बाद 5 मिनट का एक गैप लो और फिर उसके बाद जो है अगला वीडियो देखना रिफ़्रेशमेंट होगा। और कभी कभी जो है आपको रिफ़्रेशमेंट का तरीके अपने हिसाब से होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि पढ़ते समय अगर तुम 1 घंटे का स्लॉट बना रहे हो बेटा, तो उसमें तुम ये मान के चलो कि हमको 50 मिनट पढ़ना है, यानी आधे घंटे पढ़ना है। आधे घंटे में भी तुम अगर 25 मिनट लगातार पढ़े, 5 मिनट का रिलैक्सेशन ले लो, ठीक। फिर 25 मिनट 30 मिनट आराम से पढ़ोगे। आधे घंटे पे अगर तुम 5 मिनट का रिलैक्सेशन लोगे तो तुम लंबे समय तक पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ जान लेना, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा, इसलिए इस पे आप ज़रा भी लैक मत कीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड भी मत होइए इन चीज़ों को लेके, ठीक। प्रेशराइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये करना है कि रेगुलर बेसिस पे जो है कम से कम 1 घंटे मेरे हिसाब से जो है, अगर आप मैकेनिक्स पे 45 मिनट से लेके 1 घंटे भी रोज़ दे रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ इस सेमेस्टर में अच्छे नंबरों के साथ क्या करेंगे, मैकेनिक्स के पेपर को करेंगे और बहुत अच्छी जानकारी भी गेन करेंगे। रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। या फिर आपको जहाँ से समझ में आ रहा है आप वहाँ से देखिएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको समझा सकूँ। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इसको आप लाइक भी करें। अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है, कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत लगती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने दोस्तों से, जो आपके स्कूल या कॉलेज के अदर दोस्त होंगे या अदर कॉलेज के कोई दोस्त होंगे, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा ये ज्ञान है, ठीक है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, बजाय इसके कि कुछ और चीज़ें ऐसी दुनिया में नहीं होती हैं ज्ञान के अलावा जो बांटा जाए और बढ़े, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।